हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 9th का साउंड चैप्टर। साउंड सुनते ही एक हमें क्या मिलता है, सेंसेशन मिलता है कि साउंड होता क्या है। मैं बोल रहा हूं आपको, आवाज आपके पास पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? साउंड टकरा रही है कहीं पे सरफेस पे, फिर वहां से आपके पास जा रही है। इसका मतलब साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह से हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं साउंड कैसे ट्रेवल करता है, साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और किस किस फ्रिक्वेंसी पे कौन कौन एलिमेंट सुनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले चैप्टर के अंदर टॉपिक साउंड। साउंड क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली साउंड की बात करें, साउंड हमें सुनाई क्यों देता है भाई? जब तक चीजों को वाइब्रेशन होगा या जो हमारी आवाज है टकराएगी कहीं पे, तब जाके हमें साउंड सुनाई देगा। मींस साउंड कैसे आएगा हमारे पास? ऑन स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट विद अदर, या फिर और बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से साउंड हमें सुनाई दे सकता है। बट जो साउंड होता है, साउंड एक वेव के फॉर्म में चलता है। तो साउंड को हम बोल सकते हैं साउंड ऑल्सो फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। जैसे वेव चलती है वैसे ही साउंड क्या होता है? साउंड भी चलता है। तो साउंड को हम बोल सकते हैं इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। फॉर्म ऑफ वेव, ये हमेशा वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। मीन्स ये साउंड कुछ ऐसे 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 ट्रेवल करेगा। तो जिससे ट्रेवल करेगा साउंड, वो हमेशा वेव की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब वेव क्या होता है भाई? अगर आपसे बात करें कि सर वेव क्या होता है, तो वेव का डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ये हमारे पास, मैं आपके पास बोल रहा हूं, साउंड आपके पास ऐसे पहुंच रही है। इसका मतलब ये है, क्या मैं आपके कानों में जाके बोल रहा हूं? नहीं। क्या मैं कुछ फेंक रहा हूं आपके पास? बिल्कुल नहीं। मतलब बस मेरी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और साथ साथ मोमेंटम ट्रांसफर हो रही है। तो वी कैन से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, लेकिन साउंड क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो क्या जा रहा है मेरे साथ? एनर्जी जा रहा है, मोमेंटम जा रहा है। दैट इज कॉल्ड वेव। दैट मीन्स वी कैन से ट्रांसफर ऑफ energy as well as momentum. Energy and momentum without actual transfer of matter. Without actual transfer of matter. It's called momentum. Matter is called wave. Wave को अगर हम बात करें, जनरली वेव दो तरह की हमें पढ़नी है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। अगर हम टाइप्स ऑफ वेव की बात करें, टाइप्स ऑफ वेव की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो दो ही पढ़ना है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। मीन्स आपने देखा होगा, जो सनलाइट आती है वो अलग फॉर्म में आती है, जो हम बोलते हैं वो अलग फॉर्म में आती है। मतलब कहने का मतलब, अगर हम टाइप्स की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा हमारा ट्रांसवर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल में अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वेव मोशन के अंदर और जो मोशन हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं आवाज दे रहा हूं आपको, तो मेरी आवाज स्ट्रेट लाइन में चल रही है। दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। लेकिन अगर कोई वेव ऐसा है जो स्ट्रेट फोर्स तो लग रहा है, लेकिन उसके अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर डायरेक्शन में हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? आपका ट्रांसवर्स वेव मोशन हो जाएगा। तो दोनों को हम एक बार थोड़ा देखते हैं। पहले देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, इसमें क्या हो गया, मीन्स वेव मोशन
occur in the parallel direction of applied force, in the parallel direction of applied force। जो हमने फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में अगर वेव मोशन हो रहा है, सपोज करिए ये हमने यहां पे फोर्स अप्लाई किया और अगर वेव इसी डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। एग्जांपल की मैं बात करूं आपसे, साउंड वेव क्या हो गया आपका, लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो वेव है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरा जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स में क्या होता है, इसमें अगर हमने मान लो सपोज करो ये हमने यहां पे फोर्स अप्लाई किया और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मींस ये वाले डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ऊपर नीचे अगर वाइब्रेशन हो रहा है, देन दिस मोशन इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव मोशन। दैट मींस हम ये कह सकते हैं मोशन occur in the perpendicular direction of applied force, perpendicular direction of applied force। अगर हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया, मोशन हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो एग्जांपल क्या हो गया आपका, लाइट वेव। जो लाइट वेव होती है दैट इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। होप आपने समझ लिया। जैसे मान लो रस्सी को हम खींचते हैं, तो अगर रस्सी को ऐसे खींचते हैं तो रस्सी ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रही है, तो सेम अगर वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, देन वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। अगर पैरेलल डायरेक्शन में हो रहा है, देन नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये दो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो ट्रांसवर्स पढ़ लिया आपने, लॉन्गिट्यूडनल पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है थोड़ा हम देखेंगे यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन ग्राफ से समझेंगे। देखिए ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ हमेशा कुछ ऐसे चलता है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये भी हो गया एम्पलीट्यूड, ये भी हो गया एम्पलीट्यूड, ये भी हो गया एम्पलीट्यूड। सभी का हाइट क्या होगा, इक्वल होगा, एंड दैट आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसके बाद ये जो पार्ट होता है ऊपर वाले को क्रस्ट, नीचे वाले को ट्रफ। मतलब एक वेव में एक ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा। मतलब एक वेव मोशन में एक ट्रफ बनेगा और एक क्रस्ट बनेगा। तो एक ट्रफ और क्रस्ट कंप्लीट करने में या एक कंप्लीट वेव मोशन में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है, वेव जहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब जहां पे जीरो हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। दिस इज कॉल्ड नोड, दिस इज नोड, 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 नोड। एन इज नोड। और जो हाईएस्ट पॉइंट है उस वाले को हम बोलते हैं एंटी नोड। दिस इज कॉल्ड एंटी नोड। मीन्स ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया आपका एंटी नोड, ये हो गया आपका एंटी नोड, ये हो गया आपका एंटी नोड। और दो एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। दो कंजुगेटिव एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। ये हमें बाय डेफिनेशन, बाय वेव, बाय डायग्राम पता होना चाहिए। अगर मैं समझाऊंगा आपको दोबारा एक बार, एक वेव फॉर्म करने में जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। पर सेकंड में जितना वेव बनेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करना दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और जो जीरो एंड होगा, जो डिस्प्लेसमेंट जीरो वाला डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड नोड।
एंड जो हाईएस्ट पिक वाला होगा दैट इज कॉल्ड एंटी नोड। ये हमारा क्लियर है सबको। चलिए हम बात करते हैं डेफिनेशन की, बात करते हैं इसमें कुछ। पहला हम बात करते हैं इसका डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड। क्या हो गया एम्पलीट्यूड? दिस इज, ध्यान रखना है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, ऊपर हो या नीचे, एंड अदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट इसका मीटर और इंडिकेटेड बाय ए, इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं। दूसरा आपका हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है किसी भी वेव मोशन को, एक वेव मोशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड वेव मोशन। मतलब टाइम टू कंप्लीट वन वेव मोशन, वन वेव मोशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इसको कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे। ये हमारा हो गया टाइम पीरियड। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, मैंने क्या बोला कि पर सेकंड में या एक सेकंड में कितना वेव चल रहा है, कितना वेव मोशन हो रहा है। दैट मीन्स वी कैन से टोटल या नंबर ऑफ वेव मोशन, वेव प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, और इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, न्यू से, न्यू इज 1 बाई टाइम पीरियड, ये ध्यान रखना। इसका एक फॉर्मूला है, न्यू इज कॉल्ड, इसको NEW ध्यान रखेंगे हम लोग, नया वर्ड है NEW। और इसकी जो SI यूनिट होती है क्या होती है, हर्ट्ज, HERTZ। इसको HZ से इंडिकेट करते हैं। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आता है हमारा, फ्रीक्वेंसी के बाद वेवलेंथ। वेवलेंथ मैंने क्या बोला आपको याद हो, मैंने बताया कि अगर ये वेव मोशन बन रहा है ये, तो इन कंज्यूटिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, ये क्या बनेगा, वेवलेंथ बनेगा। मतलब बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूटिव एंटी नोड इज कॉल्ड वेवलेंथ। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूटिव एंटी नोड is called wavelength। और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। ये नया वर्ड है, ये भी डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा की SI यूनिट क्या होगा, यहां भी मीटर, SI यूनिट इज मीटर। और इसको लैम्डा को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं, या तो ये हो गया, या फिर यहां से जो वेव मोशन चला, जितना एक वेव मोशन चला, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। मीन्स हम डिफाइन कर रहा हूं तो ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन वेव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। आप ये भी बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आते हैं स्पीड वाले पे। स्पीड ऑफ वेव। स्पीड का मतलब होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड। या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड। मतलब
अगर मान लीजिए ये चल रहा है यहां से यहां तक, कितने सेकंड में चल रहा है, टी टाइम में चल रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस था हमारा यहां से यहां तक, लैम्डा। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द वेव। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितना है डिस्टेंस, लैम्डा, टाइम कितना है, t, दैट मीन्स v इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन में टाइम पीरियड। एक ये फॉर्मूला बन गया। और 1/t क्या होता था, फ्रीक्वेंसी। तो हम बोल सकते हैं v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। एक फॉर्मूला ये भी बन गया। दो फॉर्मूले हैं चैप्टर के अंदर, तीन हो गए। एक फ्रीक्वेंसी का 1/टाइम पीरियड, दूसरा v की इक्वल टू लैम्डा बाई टी या v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये आपका हो गया वेलोसिटी का। तो ये है वेव का कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या वेव फॉर्म करता है, कैसे कैसे वेव बनता है। अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालते हैं। देखिए स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम बात करते हैं, अभी तो हमने पढ़ लिया कि साउंड होता क्या है, साउंड वेव को फॉलो करता है। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है, ध्यान रखेंगे, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है लिक्विड के अंदर, फिर होता है गैसेस के अंदर। मतलब आप देख रहे हैं यहां पे जो सॉलिड्स है, एल्युमिनियम कितना है 6420, स्टील है 5960। इन सब में स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और जो ग्लास है, ब्रश है, इन सब की स्पीड क्या है, सॉलिड तो बहुत ज्यादा है। लिक्विड में देख लो आप, लिक्विड में सी वाटर के अंदर 1531, वाटर के अंदर जो स्टील वाटर होता है 1498। फिर आपका गैसेस के अंदर देख लें, आपका हाइड्रोजन के अंदर 1284, सल्फर ऑक्साइड के अंदर SO2 के अंदर 213। मतलब क्या देख रहे हैं, जैसे साउंड की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस डिक्रीज होती जा रही है। मतलब जो हमें आवाज होगी सबसे ज्यादा कहां सुनाई देगी, हमें सबसे ज्यादा सुनाई देगी किसके अंदर, गैसेस के अंदर और सॉलिड के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, फिर गैसेस के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की अगर हम बात करें कि कौन कौन सा साउंड हम सुन सकते हैं, कौन सा नहीं सुन सकते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है दो तरह का होता है। इसमें एक होता है ऑडिबल और एक होता है इनऑडिबल या नॉन ऑडिबल, जिसको हम सुन नहीं पाते हैं। जो हम सुन पाते हैं वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के अंदर। फिर जो इनऑडिबल होता है, या तो इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी या 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगी। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो आपने ये देखा कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आ गई, लेकिन जो इनऑडिबल है दैट इज 20 हर्ट्ज से नीचे हो सकती है या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो सकती है। अगर नीचे होगी तो इंफ्रासोनिक बोला जाएगा, अगर ऊपर होगी तो अल्ट्रासोनिक बोला जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ टॉपिक है हमारा, हम बात करें साउंड की स्मूथनेस और साउंड की जो स्मूथनेस है, इसमें आता है पिच आ जाता है आपका, और दूसरा आ जाता है एम्पलीट्यूड। देखिए साउंड की जो क्वालिटी है, साउंड की क्लियरिटी है, हमारे पिच के ऊपर डिपेंड करती है। अगर पिच हमारा हाई है तो साउंड हमारे सुरीली निकलेगी,
जैसे गर्ल्स के अंदर क्या होती है, गर्ल्स की पिच हाई होती है तो उनकी जो आवाज है पतली निकलती है। बॉयज की आवाज फटी फटी क्यों होती है भाई, क्योंकि इनकी पिच क्या होती है, पिच इनकी लो होती है, हमारी पिच लो होती है। तो जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, जैसे मान लो 8, 9, 7th की बात करो, 7th तक लगभग सबकी आवाज सेम रहती है। जैसे ही 8, 9th में चेंज आते हैं, हार्मोनल चेंज आते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं बच्चे, एडोलसेंस में आते हैं, उस टाइम बच्चों के अंदर गर्ल्स की आवाज पतली होती चली जाती है, उनका पिच हाई होता चला जाता है, और बॉयज के अंदर आवाज मोटी होती चली जाती है, उनका पिच लो होता चला जाता है। मतलब जो पिच है और एम्पलीट्यूड है, इस पे काफी फर्क पड़ता है। अगर हम बहुत तेजी से बोल रहे हैं, कोई टीचर होता है बहुत तेज चिल्लाता है, कोई टीचर बहुत आराम से बोलता है, तो इसका मतलब यह है कि कोई तेजी से बोल रहा है, कोई बहुत तेज चिल्ला रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत हाई होगा। मतलब उसका जो ग्राफ बनेगा बहुत ऊपर की तरफ बनेगा। पिच में क्या होता है, लो पिच और हाई पिच का मैं ग्राफ दिखाऊं, देखेंगे यहां पे लो पिच और हाई पिच का ग्राफ देखेंगे यहां पे जरा फटाफट। देखिए जितना लो पिच होगा उसका ग्राफ क्या होगा, कम वेव बनेगी इसके अंदर, और जितना हाई पिच होगा सभी इक्वल ग्राफ की मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बनेगी, ये वेव डिस्टर्बेंस बनेगा। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे टकराएगा सरफेस पे, तो जितना धीरे टकराएगा उतनी आवाज क्या होगी, पतली निकलेगी। ये एक बार टकराया फिर टकराया, मीन्स बार बार टकराते हुए ऐसे चलेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा वेव बनेगा उतना ही पिच क्या होगी, उतना ही पिच हाई होती चली जाएगी, उतना ही आवाज अच्छी होती चली जाएगी। तो पेपर में आता है कि ड्रा वेव फॉर हाई पिच, तो आपको ये बनाना है, लो पिच के लिए आपको ये बनाना है। ये हो गया हाई पिच और लो पिच। अब आपसे बात करूंगा मैं, आवाज अगर ऊंची हो और नीची हो, मतलब सॉफ्ट साउंड की बात करेंगे अगर, और आपसे बात करेंगे लाउडर साउंड की। अभी मैंने क्या कहा, एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, मतलब ये जो हम आवाज साउंड की बात कर रहे हैं ये बढ़ता जाएगा, ये जितना ऊपर होगा उतनी साउंड क्या होगी, उतनी साउंड तेज सुनाई देगी, उतना ही लाउडर साउंड होगा। तो आप देख रहे हैं अगर हम सॉफ्ट साउंड की बात करें, इसका एम्पलीट्यूड लो चल रहा है, ये लो है, ये लो है, ये लो है, लेकिन लाउडर साउंड के लिए अगर आवाज तेज से बोलना है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ऊपर। क्या साउंड बोला मैंने आपको, सॉफ्ट साउंड के लिए ये वाला ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है, आप जान सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर आपको करना क्या है, दैट इज कॉल्ड सुनार सिस्टम, सुनार का मेथड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनार क्या होता है, सुनार एक बोला जाए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम किसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, मींस अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके हम इनसाइड बॉडी, मींस अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर बॉडी। जैसे मेराइन ऑब्जेक्ट हो गया, शिप हो गया, उसका स्पीड, उसकी डायरेक्शन, उसकी इंटेंसिटी अगर हमें पता करनी है तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग सुनार सिस्टम। तो इसका आता है एप्लीकेशन क्या है इसका, सुनार सिस्टम का। इसके अंदर एप्लीकेशन की हम बात करें सुनार सिस्टम के अंदर, तो मैंने क्या कहा, टू नेविगेट वाटर बॉडी, दूसरा टू फाइंड स्पीड ऑफ मेराइन ऑब्जेक्ट, मेरीन ऑब्जेक्ट, और ये भी बोल सकते हैं टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ मेराइन ऑब्जेक्ट, मींस अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। इसमें आता है क्वेश्चन, कौन सा वेव यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है। ये यूज करके हम कैसे मेराइन ऑब्जेक्ट का जो शेप वगैरह है, उनकी आवाज को, उनकी साउंड को, उनकी इंटेंसिटी को, उनके डायरेक्शन को, उनके नेविगेशन को हम कैसे पता कर सकते हैं। इसमें जो आर्मी वगैरह में यूज होता है, आर्मी मतलब हम बोल सकते हैं कोई मान लो एनिमी का शिप आ रहा है, पता चला किस एरिया से आ रहा है, नेविगेशन हो जाएगी, इसका मतलब वहां पे अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करेंगे और वो पता करेगी। तो इस तरह से सोनार सिस्टम का बहुत ही बड़ा यूज है, एप्लीकेशन है, पता कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है
इससे पहले एक टॉपिक में बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट, दिस वन, अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक हो गया। तो हाँ, इको और रिवर्बरेशन बात करता हूं। इको और रिवर्बरेशन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बात करते हैं इको की। इको मीन्स हम जो भी साउंड बोल रहे हैं, अगर वो साउंड बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटेड मीन्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो साउंड हो रही है, और साउंड का जो स्पेस है ये अगर मिनिमम जो डिस्टेंस है 17.2 मीटर होना चाहिए, इससे अगर ज्यादा होगा तो आवाज गूंजेगी। किसी भी हॉल या किसी लंबे टावर के अंदर अगर हम बोल रहे हैं तो आवाज क्या होती है, गूंजती है। तो आवाज क्यों गूंज रही है, ड्यू टू इको। वही क्या कहलाती है, इको कहलाती है। मतलब हम बोल सकते हैं रिपीटेड रिफ्लेक्शन या रिपीटेड साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो वो क्या हो गया, आपका इको हो गया। इसके अंदर दूसरा होता है रिवर्बरेशन। इसमें क्या होता है, रिवर्बरेशन के अंदर ये साउंड बार बार क्या होती है, जैसे हमने बोला इको, हेलो, ये क्या हो गया, मीन्स अगर साउंड परसिस्ट कर रही है लॉन्गे टर्म के लिए, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। मतलब बोल सकते हैं इको क्या हो गया, इको हो गया मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अगेन एंड अगेन मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया यहां पे। और रिवर्बरेशन के अंदर क्या हो गया आपका, रिवर्बरेशन। दोनों में डिफरेंस है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं हेलो 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 हेलो, क्या हो गया, इको हो गया आपका। लेकिन ये हेलो साउंड क्या हो रही है, परसिस्ट कर रही है, लंबे टाइम के लिए परसिस्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिवर्बरेशन मींस परसिस्टेंस ऑफ साउंड। अगर साउंड परसिस्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। और वही साउंड अगर बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, बार बार सुनाई दे रही है, हेलो 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 हेलो, क्या हो गया, इको हो गया आपका। मतलब बार बार रिपीट हो रही है तो रिपीटेड साउंड इज कॉल्ड इको। दोनों में डिफरेंस दिया हुआ आपको देख लेंगे यहां पे। इसका साउंड कुड बी लेस देन 72 मीटर, अगर इससे कम भी होगा तब भी चलेगा। दूसरा, इसका साउंड इको के लिए 17.2 मीटर मिनिमम है, इससे कम होगा तो इको सुनाई नहीं देगा। मतलब इतना खाली हॉल होना चाहिए तभी साउंड रिफ्लेक्ट करेगा, इतना हॉल का साइज होना चाहिए, या इतना हमारे जो हाइट होना चाहिए जिससे साउंड क्या होगा, बार बार इको लेगा। तो इस तरह से आप इको और रिवर्बरेशन को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, मैंने बताया आपको एग्जांपल नहीं बताया यहाँ पे, इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड का एग्जांपल मैंने लिखवाया था कहीं आपको, हाँ, ये रहा, बताया मैंने आपको 20,000 से नीचे तो क्या हो गया आपका इंफ्रासोनिक, और 20,000 से ऊपर तो अल्ट्रासोनिक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक जो हमारा ह्यूमन ईयर है वो कर चुका है सिलेबस में, हमें करना नहीं है, बट इसका डायग्राम थोड़ा समझ लेंगे। ईयर का डायग्राम कई बार आ जाता है। ईयर के अंदर जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। बीच में हमारा दिख रहा है ये हैमर होता है, जो अंदर की पार्ट में जाते हैं, जो कोक्लिया वो निकलता है, जो कि साउंड को वाइब्रेट करता है। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ये आउटर हो गया, ये मिडल हो गया, अंदर वाला इनर पार्ट हो गया। ये सारे पॉइंट हमें बस लेबलिंग याद कर लेनी है, जिससे कि हमें कोई भी लेवल आता है तो बता सकते हैं। आई होप आपको साउंड समझ में आ गया होगा। बाकी आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए और एनसीईआरटी क्वेश्चन को करिए, पीवाईक्यू करिए, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।